हेलो बच्चों। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अभिक्रियाओं के प्रकार को समझना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें हम 4 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके थे। कौन कौन सी थी वो? नंबर 1 था हमारा संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 था हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और नंबर 4 था ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आज हम इस वीडियो में और अभिक्रियाओं के प्रकारों में के बारे में समझते हैं। तो इसमें जो आज हम पहले पढ़ने वाले हैं वो हमारा अभिक्रिया का प्रकार है कौन सा? विस्थापन अभिक्रिया। ये दिया गया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को समझने से पहले हमें एक श्रेणी याद रखनी होगी, जिसे कहते हैं हम सक्रियता श्रेणी, जो कि आपके 3rd चैप्टर में है। मैं थोड़ा इसके बारे में आपको पहले ही बता देता हूं। सक्रियता श्रेणी, इसमें हम धातुओं की क्रियाशीलता को घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे हमारी जो क्रियाशील धातु है वो कौन सी है? पोटेशियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe यानी लोहा, और फिर है हमारी लेड, Pb सीसा, फिर आ जाते हैं हम हाइड्रोजन, यहां बीच में है, कॉपर, पारा Hg, Ag है हमारा, Ag को बोलते हैं हम सिल्वर यानी चांदी, और Au ये है हमारी कौन सी? ये है हमारी आपको इसको बोलते हैं सोना, ओरम, गोल्ड। देखिए ये है Ag, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं सक्रियता श्रेणी में कि जो धातुएं आपकी नीचे आ रही हैं, जैसे पोटेशियम सबसे ऊपर है और सबसे नीचे कौन सी है? Au। तो सबसे क्रियाशील धातु होगी वो होगी पोटेशियम, तो सबसे कम क्रियाशील धातु होगी वो होगी हमारी ओरम यानी सोना। तो इस सक्रियता श्रेणी का मतलब है कि ये मैग्नीशियम के नीचे है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है, एल्यूमिनियम से कम क्रियाशील है जिंक। ऐसे ही ये पूरी श्रेणी है हमारी। अब पहले हम समझते हैं विस्थापन का मतलब। विस्थापन का मतलब होता है मूव कर जाना, हटा देना या अपने स्थान से हट जाना। जैसे मान लो ये कोई बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा ये है, मान लो ये चेयर पर बैठा हुआ है, कोई चेयर है यहां पर, मान लो ये चेयर रखी है, इस पर ये बैठा हुआ है। तो इस बच्चे ने क्या किया? इसको यहां से हटा दिया, इसको यहां भगा दिया इसको, और खुद आकर इस चेयर पर बैठ गया, ठीक है। तो क्या कर दिया? इस बच्चे ने इस बच्चे को विस्थापित कर दिया है, अपनी जगह से क्या कर दिया है? हटा दिया है। तो इसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन। अब ये तो हमने आपको बच्चों का उदाहरण देके समझाया। सेम यही क्या होता है इस अभिक्रिया में होता है कि जैसे कोई धातु कहीं पर बैठी है, मान लो यहां पर एल्यूमिनियम धातु है, कहीं पर बैठी है एल्यूमिनियम धातु, और इसको Mg
जो धातु है वो क्या है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, तो इनने क्या है, इसको यहां से हटा दिया और खुद इस जगह पर ये बैठ जाएगा। चलो और देखते हैं हम इसको अब सही रूप में। देखिए सक्रियता श्रेणी जो विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जब कोई क्रियाशील धातु, जब कोई क्रियाशील या कह सकते हैं अधिक क्रियाशील धातु, जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को, कम क्रियाशील धातु को अपने स्थान से विस्थापित कर देती है, यानी उसे हटा देती है, विस्थापित कर देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक हम प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग दिया गया है, इसमें क्या करते हैं, हम लोहे की कीलों को लेते हैं, लोहे की 3 कीलें और उन्हें रेगमाल से साफ कर लीजिए। जब हम लोहे की कीलों को लेते हैं और इसमें जो परखनली है, इसमें क्या भरा, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, इसमें जो लोहे की कील है उसको हम डुबो देते हैं। अब देखो लोहा कहाँ है, यहाँ पर है Fe, और कॉपर कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये लोहा होगा वो कॉपर सल्फेट के विलयन से किसको, कॉपर को अलग कर देगा और खुद फेरस सल्फेट बना लेगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं अपन, लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला क्यों पड़ गया। क्या होता है इसमें कि जब हम उसको उस परखनली में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है, नीला रंग होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है वो कैसे होता है, नीले रंग का होता है। वो कैसा हो गया है, मलिन रंग का हो गया है, क्योंकि इसमें क्या हुई है, विस्थापन अभिक्रिया हुई है। देखो इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है, यानी हटा दिया है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण ये दिए। देखो क्या हुआ है, यहाँ पर Fe और कॉपर सल्फेट था, यहाँ पर हम इसको देखते हैं, ये क्या है, Fe प्लस विलयन कौन सा भरा है, कॉपर सल्फेट CuSO4 का। और जब हमने इसमें जब ये अभिक्रिया पूरी हुई तो इसमें क्या हुआ, देखो कॉपर है वो सक्रियता श्रेणी में नीचे है और Fe है वो सक्रियता श्रेणी में ऊपर है। देखो कॉपर है यहाँ पर और Fe है ऊपर, तो जो ऊपर वाली धातुएं होंगी वो नीचे वाली धातु को उनके विलयन से क्या कर देंगी, विस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर कॉपर क्या बना लेगा, जो आयरन है यानी Fe है वो बना लेगा FeSO4 फेरस सल्फेट, और कॉपर को वहां से हटा देगा। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया पूरी होती है, कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं, देखो जिंक और कॉपर सल्फेट सेम यही करते हैं। तो जिंक अधिक क्रियाशील धातु है, कहाँ है, देखो जिंक है ये और कॉपर यहाँ पर है, तो जिंक कॉपर को हटा देगी। अब देखो ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर को इसने अलग कर दिया। ऐसे ही कौन सा है, पीवी है, CuCl2, ये क्या है, कॉपर क्लोराइड है। तो पीवी कहाँ है, देखो ये है पीवी, यानी कॉपर से ऊपर है, तो पीवी इसको हटा देगी कॉपर क्लोराइड के विलयन से। तो पीवी ने क्या किया, कॉपर क्लोराइड का जो विलयन है इससे कॉपर को विस्थापित कर दिया है और खुद लेड क्लोराइड इसने बना लिया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो विस्थापन अभिक्रिया है वो किस प्रकार पूरी होती है। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया, एक बार फिर समझते हैं कि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को
उसके स्थान से विस्थापित कर देती है या उसके स्थान से हटा देती है। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। और इसके हमने 2-3 एग्जाम्पल देखे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट द्विविस्थापन अपक्रिया। इसका भी नाम से ही स्पष्ट है। उसमें क्या हुआ था, विस्थापन अपक्रिया में सिर्फ एक क्रियाशील धातु ने दूसरी कम क्रियाशील धातु को हटा दिया गया था। चलो हम इसको और समझाने का प्रयास करते हैं आपको उसी एग्जाम्पल से। मानो ये कोई एक बच्चा है, एक ये है कोई एक बच्चा, 2 बच्चे हैं, ये भी एक चेयर पर बैठा हुआ है, ये भी एक चेयर पर बैठा हुआ है। ये मान लो बच्चा कौन सा है? ए, ये बच्चा है बी। अब इसमें क्या होगा कि इसमें ये दोनों स्थान बदल लेंगे। मान लो ये बच्चा कौन सा था? पहले ए था यहां पर अब क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। और यहां पर कौन सा बच्चा आ जाएगा? ए आ जाएगा। मतलब जो जौन सी चेयर पर बैठे थे उनने अपनी चेयर बदल ली। यही होती है क्या? द्विविस्थापन अपक्रिया। अब इसका क्या होता है? द्विविस्थापन में अपक्रिया में क्या होता है, वास्तविक जो टेक्निकल भाषा होती है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। जब किसी अपक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है आपका, एग्जाम्पल दिया गया है आपका। चलो यहां देखते हैं हम इस एग्जाम्पल को। ये क्या दिया गया है? सोडियम सल्फेट दिया गया है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट दिया गया है, प्लस क्या दिया गया है? बेरियम क्लोराइड दिया गया है। अब इन्होंने क्या किया है, देखो इनकी ये मान लो ये चेयर है, सोडियम की चेयर ये है और बेरियम की चेयर ये है। अब ये क्या करेगा? ये बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम सल्फेट बना लेगा इसके साथ मिलकर, और सोडियम सल्फेट है, इसका सोडियम इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड बना लेगा। तो यहां बन जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट, और ये बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार ये क्या हो जाती है, हमारी द्विविस्थापन अपक्रिया पूरी होती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। आप कोई एक क्रियाकलाप दिया गया है, सोडियम सल्फेट का विलयन है, और एक क्या है? एक बेरियम क्लोराइड का विलयन हमने लिया है, और इनको हमने क्या किया है? मिक्स किया है। तो आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। ये जो बेरियम सल्फेट है ये कैसा होता है? श्वेत रंग का पदार्थ होता है, और ये पानी में अघुलनशील होता है। जो जल में अवलेय है, इस अवलेय पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। ध्यान रखना है, एक हम अपक्रिया और पढ़ेंगे, अवक्षेपण अपक्रिया। कौन सी? अवक्षेपण अपक्रिया। वो क्या होती है? उसमें ये श्वेत रंग का पदार्थ बनता है, और सेम यही एग्जाम्पल आपका उसमें हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं अवक्षेपण अपक्रिया। उसमें क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। तो चलो ये कौन सी हो गई? द्विविस्थापन अपक्रिया हो गई। ऐसा क्यों होता है? बेरियम की जो वैलेंसी होती है +2 होती है, सल्फेट की -2 की। तो ये अपक्रिया करके बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड भी बनता है जो विलयन में ही रहता है। वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें क्या होता है? ऐसी अपक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच क्या हो गया? आयनों का आदान प्रदान हो गया। देखो जी, ये बेरियम आयन है और ये सल्फेट आयन है, तो इनने एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया है। तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं?
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी में हम आपको बता देते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? जस्ट जो अभिक्रिया यहीं पर दी गई है ये अवक्षेपण अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। दोनों ही, बस लैंग्वेज हमें क्या लिखनी है इसमें कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, क्या होता है? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये लैंग्वेज अगर हम लिखना चाहें अवक्षेपण अभिक्रिया में कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और सेम यही एग्जाम्पल है जो आपका Na2SO4, BaCl2, BaSO4 और NaCl, ये जो अवक्षेप बनता है ये वाला, ये बेरियम सल्फेट है, ये क्या है? हमारा श्वेत रंग का अवक्षेप होता है जो कि तली में बैठ जाता है। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उस अवक्षेप को हम उल्टे तीर से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी 3 प्रकार की अभिक्रियाओं को समझा है। कौन कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। अब हम नेक्स्ट जो अभिक्रिया हमारी दी गई हैं वो है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, तो ये बहुत सिंपल है आपकी। सबसे पहले हम देखते हैं उपचयन अभिक्रिया। कौन सी? उपचयन। उपचयन अभिक्रिया। और एक होती है हमारी कौन सी? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन, दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। नाम याद रखना है बस कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। देखो, उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का हटना। अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना या ह्रास होना। हटना मतलब ह्रास होना। देखो, उपचयन का मतलब है जब किसी अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ती है। ऑक्सीजन जुड़ती है या उसी को कह सकते हैं हाइड्रोजन हटती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट इसके अपोजिट क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटती है या ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहां पर ये क्रियाकलाप है। ये क्रियाकलाप देखो, कॉपर चूर्ण से उसे गर्म किया जाता है, तो इसमें क्या होता है? कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। मतलब ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? योग हो जाता है, उसे कहते हैं हम ऑक्सीकरण या उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। तो जस्ट इसके अपोजिट ये क्या हो गया है? हाइड्रोजन हट गया है। यहां से हाइड्रोजन लगाया हमने तो इसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन इससे हटा है, उसमें जुड़ा है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहते हैं अपचयन हुआ है। तो ये अभिक्रिया क्या होती है? उपचयन और अपचयन। आप तो ऐसे याद रखना है कि उपचयन अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है
या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन हटेगा, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया में कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए एक अभिक्रिया और देखते हैं जो हमारी लास्ट अभिक्रिया है, जिसे कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है कि जब दोनों क्रियाएं एक साथ हों, जैसे उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ घटित होती हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे अभी देखिए इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, पहले हम इसको पढ़ते हैं। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए यह अपचयित हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए यह उपचयित हो रहा है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन यानी दोनों साथ साथ कह सकते हैं, उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे CuO और H2। तो यहां पर आप देखिए कि CuO क्या हो रहा है कि इससे जो कॉपर ऑक्साइड है इससे ऑक्सीजन है जो हट गई है, तो यहां पर आके कॉपर कैसा हो गया है? अकेला रह गया है। तो हमने कहा था कि कॉपर जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है और वहां से ऑक्सीजन हटती है, तो उसे कहते हैं अपचयन। तो देखो इसमें क्या हुआ है? अपचयन हो गया है साथ में। दूसरा हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो ये क्या हो गया है? उपचयन हो गया है। तो दोनों अभिक्रियाएं कैसी हो गई हैं? एक साथ हो गई हैं। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। देखिए इस एग्जांपल में और समझते हैं। ZnO प्लस C, Zn प्लस CO। ठीक है। तो देखो यहां पर कि Zn से क्या हुआ है? Zn है जो हमारी, ये Zn से ऑक्सीजन हटी और कहां जुड़ गई है? इसके साथ, कार्बन के साथ। तो Zn से जैसे ही ऑक्सीजन हटी तो यहां क्या हो गया? अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? अपचयन होता है। और कार्बन का क्या हो गया है यहां पर? उपचयन, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन जुड़ गई है। ठीक है। तो दोनों अभिक्रियाएं कैसी हो गई हैं? एक साथ हो गई हैं। तो देखो यहां पर कार्बन उपचयित होकर CO तथा ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर Zn बनाता है। तो यहां पर जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया है और कार्बन का क्या हो गया है? उपचयन हो गया है। सेम यहां पर क्या है अभिक्रिया? यहां पर जो अभिक्रिया दिए है यह है मैग्नीज डाइऑक्साइड, और यहां दिया है HCl। तो देखो मैग्नीज से ऑक्सीजन हट गई है और किसके साथ जुड़ी है? H के साथ। तो यहां पर क्या हो रहा है? HCl अभिक्रिया में HCl Cl2 में उपचयित तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड MnCl2 में अपचयित हुआ है। ऊपर उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन में वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने समझा है उपचयन अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं को। एक बार फिर समझते हैं कि उपचयन क्या होता है? जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ह्रास का मतलब होता है कमी।
ठीक है, तो उपचयन होगा जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। अपचयन कब होगा? जब हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन का ह्रास होगा। और जब दोनों क्रियाएं, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक साथ हो जाती हैं, मतलब एक ही अभिक्रिया में उपचयन हो रहा है, उसी में किसी और अभिकारक का अपचयन हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। उम्मीद है आपको कि ये अभिक्रियाएं आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दैनिक जीवन में उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, जिसमें संक्षारण और विकृति गंधता के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन दिए उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये अगले वीडियो में अपना जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा याद करने के लिए, आपको आपके व्हाट्सएप पर डाल दूंगा। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।